नमस्कार, मैं विजयपाल जीके सीरीज़ हिस्ट्री के पार्ट 10 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले पार्ट 9 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि गुप्त काल के बारे में। जो हमारा पहला वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन का है, जिसमें पूरे गुप्त काल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। अब उसी पार्ट के बेस पे ये पार्ट बनाया जा रहा है जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, क्योंकि जब तक आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तो इस पार्ट के क्वेश्चंस को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो देखिए, उसके बाद इसको आगे शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुप्तकालीन भारतीय इतिहास या गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, या गुप्त काल प्राचीन भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण काल के नाम से, गोल्डन पीरियड के नाम से। चूँकि हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि कला, साहित्य, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई थी उसके बेस पे गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल या गुप्त वंश का शासक कौन था? तो इसका सीधा आंसर है श्रीगुप्त, जिसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में शासन किया, और इसी श्रीगुप्त के नाम से ही इस वंश का नाम गुप्त वंश या गुप्त शासन पड़ा या गुप्त काल पड़ा। तीसरा सवाल, उत्तर मौर्य काल यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद और गुप्त काल के शक्ति के उत्थान के बीच भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? यानी कि सेकंड सेंचुरी यानी 200 शताब्दी ईस्वी के बाद और 240 ईस्वी के बीच का राजनीतिक इतिहास किस प्रकार का है? तो हमें देखने को मिलता है कि कोई बड़ी शक्ति इस समय भारत में नहीं है। छोटे छोटे राज्य हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। 3 प्रकार के राज्य हैं ये, कुछ गणतंत्र हैं, कुछ राजतंत्र हैं और कुछ विदेशी राज्य हैं। तो ये तीनों प्रकार की शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, गुप्त काल से पूर्व प्रमुख राजतंत्रीय शक्तियां कौन सी है? ये दूसरे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो 4 प्रमुख राजतंत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक नागवंश है, दूसरा वाकाटक वंश है, तीसरा आभीर या अहिर राजवंश है और चौथा इक्ष्वाकु वंश है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे गुप्त शासन से पहले। अगला सवाल, गुप्त काल से पूर्व प्रमुख गणतंत्र कौन कौन से थे? ये तीनों क्वेश्चन है आपस में कनेक्टेड है। तो 4 प्रमुख गणतंत्र हैं। पहला है मालव, दूसरा यौधेय, तीसरा औदुंबर और चौथा मैत्रक। ये भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे और इन सबको हरा करके ना गुप्त जो शासक हैं वो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। अगला सवाल, किस किस पुराण से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि कुल 18 पुराण हैं और इन पुराणों में से 3 पुराणों से, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि या नाटककार कौन था है? तो सही आंसर है कालिदास, जिसने 7 ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसका विश्व की कम से कम 100 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, उसका अनुवाद किया गया है। अगला सवाल, गुप्तकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? ये एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें आम जनता के बारे में जानकारियाँ दी गई है। तो मृक्षकटिकम जो शब्द है उसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, और इसके रचनाकार हैं शूद्रक, जिसने इस ग्रंथ की रचना की है। अगला सवाल, विशाखदत्त द्वारा रचित 2 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो विशाखदत्त भी इस समय के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। 2 जो रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है, जिससे हमें मौर्य गुप्तकालीन शासन की या राज्य की जानकारी मिलती है। अगला सवाल,
किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। और इतिहासकार हुए हैं एक वी एस स्मिथ, उन्होंने इन्हें यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है इसकी विजयों के कारण। अगला सवाल, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है या किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति से, जिसके लेखक हरिसेन हैं। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का ये जो अभिलेख है ये मूल रूप से अशोक का अभिलेख है, जिस पर और भी बहुत से अभिलेख लिखे गए हैं, जिसमें एक समुद्रगुप्त का अभिलेख, बाद में एक अकबर के दरबारी बीरबल है उसका अभिलेख, और अकबर के बेटे यानी अगले मुगल शासक जहांगीर का भी एक लेख लिखा हुआ है। अगला सवाल, मेहरौली यानी दिल्ली का स्तंभ लेख किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी देता है या किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इस पर लिखा हुआ है चंद्र नामक एक शासक के बारे में, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। अगला सवाल, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? अभिलेखीय मतलब अभिलेखों में पहली बार कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो 510 ईस्वी का लिखा हुआ है। हमने पहले वीडियो में बात की थी कि भानुगुप्त का गोपराज नामक एक अधीनस्थ शासक होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के द्वारा सती बनने का ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो सही आंसर है समुद्रगुप्त को। एक और समुद्रगुप्त विजयों के बारे में प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर संगीत के बारे में भी उसकी रुचि का ज्ञान उसके सिक्कों से होता है। अगला सवाल, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? आप लोग जानते हैं कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए हैं, तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के या गोल्डन कॉइन्स को गुप्त काल में दीनार के नाम से जाना गया है या कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए? आप लोग जानते हैं कि गुप्त शासकों ने तीनों ही धातुओं के सिक्के चलाए हैं, सोने के, चांदी के और तांबे के। तो जहाँ तक चांदी के सिक्कों की बात है, सबसे पहले गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए, जो पश्चिमी क्षेत्र में शकों को हराने की उपलक्ष्य में चलाए गए थे। अगला सवाल, गुप्त शासकों की उत्पत्ति के बारे में अधिकतर विद्वानों के क्या विचार हैं? अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि गुप्त जो शासक हैं वो वैश्य समुदाय से संबंध रखते थे। हालांकि कुछ विद्वान हैं जो अलग अलग समुदाय से उनका संबंध बताते हैं, ब्राह्मणों से भी, वैश्यों से भी और जाटों से भी इसका संबंध बताया गया है। हालांकि अधिकतर विद्वान इस बात पे सहमत हैं कि वो वैश्य समुदाय से संबंध रखते थे। अगला सवाल, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है? तो पहला ऐसा शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसने 319 से 335 के बीच में शासन किया और शासन बनने के उपलक्ष्य में उसने गुप्त संवत चलाया। तो यही पहला शासक है। हालांकि इससे पहले दो गुप्त शासक हो चुके हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच, लेकिन जो पहला इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना गया है। इसी उपलक्ष्य में उसकी जो उपाधि है महाराजा धीराज, उसी को देखा जाता है। अगला सवाल, लिच्छवी दोहित्र के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, जिसने 335 से 380 के बीच में शासन किया है। लिच्छवी गणराज्य है, उसका महत्व दिखाने के लिए या उसका जो इम्पोर्टेंस बताने के लिए समुद्रगुप्त ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र के नाम से पुकारा है। अगला सवाल, किस गुप्त शासक ने शकों और कुषाणों दोनों विदेशी शक्तियों को हराया? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, जिसने अपने 5वें और अंतिम अभियान में इन विदेशी शक्तियों को हराया।
हालांकि एक विदेशी शक्ति जो शक है पश्चिम में है, उनको चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा भी हराया जाता है। लेकिन दोनों शक और कुषाणों को हराने का जो बात अगर प्रश्न आता है तो इसका आंसर समुद्रगुप्त होगा। अगला सवाल, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? हमने एक पहले वीडियो में बताया था कि उज्जैन का जो शासक होता है उसने सबसे पहले शकों को हराने के उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण की थी, और उसके बाद इस उपाधि को वीरता का एक प्रकार से पैमाना मान लिया जाता है, और एक के बाद एक 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो 3 गुप्त शासक होते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली है वो चंद्रगुप्त सेकंड को ही मिली है विक्रमादित्य के रूप में। हालांकि ये 2 और भी शासक हैं जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्ध दिलाने की ये लिए उपाधि ली है। अगला सवाल, किस गुप्त शासक ने राजनीतिक विजयों को सुनिश्चित करने के लिए वैवाहिक संबंधों या वैवाहिक नीति का सहारा लिया? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी विवाह किए थे, लेकिन बड़े स्तर पे जो वैवाहिक संबंध बनाने की नीति है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा अपनाई गई है। उन्होंने अपने आप को खुद कुबेर नाग या नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार से किया था, और पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब शक्ति के साथ किया था, ताकि वो अपने आप को इन शक्तियों के साथ जोड़ के शक्तिशाली बना सके। अगला सवाल, फाहियान कौन था वह भारत कब आया? तो सही आंसर है फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आता है। 405 ईस्वी में भारत आए थे और 6 वर्षों तक भारत में रहा था। फाहियान का मकसद बौद्ध जो ग्रंथ हैं बौद्ध विहारों में रखे गए हैं उनका अध्ययन करना था। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न थे? नॉर्मली हम लोग अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुनते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी दरबार में 9 दरबारी थे, जिनमें धन्वंतरी, अमर सिंह, कालिदास, इस तरह 9 प्रसिद्ध रत्न होते हैं। अगला सवाल, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के समय में नालंदा बिहार का जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार है उसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल, किस गुप्त शासक के समय हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ? हूण एक मदेशियाई शक्ति हैं जिसने भारत पे हमला किया। तो हूणों के समय या हूणों का जो प्रथम आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय में 454 से 467 ईस्वी का जो समय है उसके दौरान होता है, जिसने अपने आप को शक्रादित्य की उपाधि से नवाजा था या उपाधि धारण की थी। अगला सवाल, भारत में किस वंश में या किस काल में मंदिर बनाने की प्रथा या कला की शुरुआत होती है? तो सही आंसर है गुप्त काल में। और गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार यानी विष्णु का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला के नमूने कहाँ देखने को मिलते हैं? तो गुप्त काल के जो चित्र हैं वो अजंता की गुफाओं में और बाघ की गुफाओं में, दोनों महाराष्ट्र में हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अजंता की गुफाएं हैं वो मूल रूप से सातवाहन शासकों के द्वारा बनाई गई थी, हीनयान बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके रहने के लिए। अगला सवाल, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं और किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की कुल 30 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो ये हीनयान शाखा से संबंधित जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए बनाई गई गुफाएं हैं। अगला सवाल, पुराणों और महाकाव्यों को अंतिम रूप कब प्रदान किया गया? तो सही उत्तर है गुप्त काल में। 18 पुराण और 2 महाकाव्य रामायण महाभारत हैं, उनको अंतिम रूप से इसी समय रूप प्रदान किया गया। हालांकि इससे पहले ही इनका निर्माण चल रहा था, लेकिन ये अंतिम समय पे जो आज जिस रूप में हम देखते हैं
वो इसी काल में अंतिम रूप उसको दिया गया था। अगला सवाल, गुप्तकालीन प्रमुख स्मृतियाँ। स्मृतियाँ मतलब एक प्रकार की समाज की नियमावलियाँ हैं या नियमों का संग्रह है। तो 4 प्रमुख स्मृतियाँ हैं जिसकी रचना गुप्त काल में होती है। नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति। अगला सवाल, प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र, इसके लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा प्रसिद्ध लेखक हैं जिनके द्वारा पंचतंत्र नामक रचना की गई। आप लोग जानते हैं कि पंचतंत्र में पशु पक्षियों के द्वारा बोलते हुए दिखाया गया है और लोगों को उपदेश दिया गया है, उपदेशात्मक कहानियाँ इसमें बताई गई है। अगला सवाल जो है वो है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हैं वो कौन थे, कौन कौन से गणित के प्रसिद्ध विद्वान हैं? तो प्रसिद्ध विद्वान हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। ये 3 प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट के सिद्धांतों को किस विद्वान ने विश्व प्रसिद्धि दी? तो इसका सही जवाब है भास्कर प्रथम, जो 600 ईस्वी के आसपास होते हैं। उन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी और अपने स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे जिनके द्वारा आर्यभट्ट के सिद्धांतों को प्रसिद्ध किया गया। आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है इसके बारे में भी बताया था। अगला सवाल, गुप्त काल में आयुर्वेद पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नवनीतकम, प्रसिद्ध रचना है जो आयुर्वेद पर लिखी गई है। अगला सवाल, गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो सही उत्तर है धन्वंतरी, जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। अगला सवाल, गुप्त काल में हिंदू धर्म में किस प्रथा का या किस प्रकार का विकास देखने को मिलता है? तो सही उत्तर है भागवत धर्म का विकास होता है और अवतारवाद, जैसे कहते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं, उस तरह की प्रथा का जो विकास है वो हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। अगला सवाल, गुप्तकालीन ग्रंथ जो अमरकोश है उसमें भूमि को उसकी विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब है 12 भागों में। और अमरकोश जो रचना है अमर सिंह, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के नवरत्नों में से एक है, उसके द्वारा लिखा गया है। हालांकि अमरकोश जो रचना है इसका मूल नाम लिंगानुशासन है। आखिरी सवाल इस वीडियो का, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 विधियां कौन से या कौन से तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। हालांकि भक्ति मार्ग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये हमारा वीडियो था। दोनों वीडियो पार्ट 9 और 10 दोनों मिलाकर के ना गुप्त काल के बारे में है। इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं अधिकतर जो एग्जाम्स में हैं या कक्षाओं में हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि हम पूरे गुप्त काल को किस तरह से समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।